हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभैरव। तो दोस्तों चलिए, आज क्लास सेकंड है EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। जितने भी लोगों ने अकाउंटेंट पद के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, जितने लोगों ने कॉमर्स बैकग्राउंड से अकाउंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका आज एक क्लास सेकंड है, ठीक है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम इनकम टैक्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ऑडिटिंग का, अकाउंटिंग का और गवर्नमेंट पोर्टल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने पहले अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, ठीक है, पेड बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। पेड बैच में अकाउंटिंग के जितने भी पेपर हैं, आपके 40 मार्क्स के जितने भी 6 पेपर में आपके एग्जाम होने हैं, ठीक है, 6 पेपर में, ठीक है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैं पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। तो टोटल आपके 40 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी पेड बैच में, ठीक है। तो पेड बैच को लेना ना भूले। पेड बैच में आपको मॉक टेस्ट और हैंड रिटन नोट्स एंड डेली लाइव क्लासेज आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी फीस मात्र 99 रुपीज़ है। तो पेड बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। क्लियर है? चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए किया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसके 4 ऑप्शन है। कर अनुपालन के लिए किया जाता है, वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए किया जाता है लागत लेखांकन, लागत का पता लगाने के लिए किया जाता है, या लाभ विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके लिए इसका राइट आंसर है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। लागत लेखांकन, लागत पता करना। लागत लेखांकन का जो मेन एम होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है किसी भी उत्पाद की मतलब कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है तो उसकी लागत का पता करना, ठीक है, उसकी कॉस्ट ज्ञात करना, ठीक है। चलिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य लागत निर्धारण करना है। इसमें हर काम, आदेश, उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा की लागत का पता लगाना होता है। मैंने कहा ना, अगर कोई मान लीजिए कोई पार्ले बिस्कुट बना रहा है, कोई कंपनी बना रही है, तो उसमें टोटल कुल कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है, मटेरियल का कुल कितना आएगा, सर्विस चार्ज का कितना आएगा, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने में कितना लागत आएगा, उसी के आधार पर उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है, ठीक है। तो लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है लागत का पता लगाना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाएं, ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं, क्या बनाती हैं? व्यापारिक खाता बनाती है, या व्यापारिक खाता एवं लाभ हानि खाता बनाती हैं, आय व्यय खाता बनाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपके 4 ऑप्शन है। गैर व्यापारिक संस्था आय व्यय खाता बनाती हैं, ठीक है। आय व्यय खाता मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर वो अकाउंट बनाती हैं। जब लेजर तैयार करती है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाती हैं, ठीक है। क्यों बनाती है, इसका एक्सप्लेनेशन इधर है। गैर व्यापारिक संस्थाएं लाभ प्राप्ति करने के लिए नहीं बनाई जाती है। मतलब जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, वो उनका मेन एम जो रहता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है, ठीक है। उनका उद्देश्य सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवा आदि से होता है, ठीक है। ये संस्थाएं अपने आय व्यय की जानकारी, ठीक है, प्राप्त करने के लिए लाभ हानि खाता ना बनाकर आय व्यय खाता बनाती है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये अकाउंट बनाती है, ठीक है। अपने आय व्यय की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का ये लोग अकाउंट नहीं बनाते हैं, आय व्यय खाता बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? किसी एक फर्म का विघटन हो जाता है, मतलब एक फर्म पूरी तरीके से टूट जाता है, मतलब वो वर्क नहीं करता है पूरी तरीके। विघटन मतलब उसका समाप्ति हो जाना। कोई अगर फर्म का इस समय अगर एक्टिव है, ठीक है, 2 या 3 लोग मिलकर चला रहे हैं उस फर्म को, तो पूरी तरीके से कब समाप्त हो जाता है, कब बंद हो जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, किसी भी एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण कर लेने पर, किसी एक साझेदार के दिवालिया मतलब भाग जाने पर, या किसी एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार के दिवालिया मतलब सभी भाग जाएं, बस एक साझेदार को छोड़कर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा कि किसी एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार क्या हो जाए, भाग जाए, दिवालिया हो जाए, पैसा वैसा लेकर भाग जाए, या पैसा दे ही ना कंपनी में, उधार लेकर भाग जाए, ठीक है। तो वो एक फर्म का क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विघटन हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फर्म का विघटन निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है, जब सभी साझेदार, ठीक है, फर्म के विघटन के लिए सहमत हो। मतलब सभी साझेदार, पार्टनरशिप जो है, ये जैसे एक फर्म अगर ओपन होता है तो उसमें 2 से 3 पार्टनर होते हैं जो मिलजुल कर कार्य करते हैं, ठीक है, किसी फर्म को खड़ा करते हैं, उसके व्यवसाय को चलाते हैं, ठीक है। जब सभी साझेदार मिलकर फर्म के विघटन के लिए सहमत हो, ठीक है, तब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फर्म का विघटन हो जाएगा। ऐच्छिक साझेदारी का विघटन किसी भी साझेदार द्वारा लिखित सूचना देने पर हो जाता है। मतलब आपस में ही ऐच्छिक साझेदारी, मतलब अगर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर वर्क नहीं करना चाहता तो वो अपनी इच्छा के अनुसार फर्म को सूचना दे सकता है, फर्म के सभी मेंबर को, तभी विघटन हो जाएगा, ठीक है। एक को छोड़कर, ठीक है, सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, मतलब एक को छोड़कर सभी भाग जाए, तभी फर्म का विघटन हो जाता है, ठीक है। और फर्म का व्यवसाय अवैध हो, लीगल हो, मतलब वो इलीगल काम कर रहा है, कानून की नज़र में अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ही इलीगल है, ठीक है। तो इलीगल व्यवसाय अगर होता है, कोई फर्म इलीगल बिजनेस करती है, तो वो क्या होगा, वो भी उसका विघटन हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पेड बैच से जरूर ज्वाइन होइए। पेड बैच में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स और PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी है, ठीक है। मानसिक क्रांति की अवधारणा आपके ऑप्शन है, हेनरी फेयोल द्वारा दिया गया है, हर्जबर्ग द्वारा दिया गया है, मास्लो द्वारा दिया गया है, या FW टेलर द्वारा दिया गया है।
चलिए आपके चार ऑप्शन ये हैं, ठीक है, हेनरी फ्योल, हर्जबर्ग, मास्लो या एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हेनरी एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा, ठीक है। मानसिक क्रांति की अवधारणा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। अब बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन भी हमारे एग्जाम में आएंगे, तो ये भी एक थियरी का एक पोर्शन है, ठीक है। मानसिक क्रांति की अवधारणा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी। उनको वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। उनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन्होंने कुछ बहुत सारी थियरी भी दी थी, जैसे मानसिक क्रांति अभी आपने देखा है, ठीक है। प्रबंध का उत्तरदायित्व, कैसे किसी कंपनी में मैनेजमेंट को स्थापित करना है, मैनेजमेंट को लागू करना है, ये भी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही दिया था, ठीक है। मजदूरी भुगतान विविधात्मक, ठीक है, प्रणाली, और इन सबके साथ साथ कार्य प्रणाली क्रियात्मक फॉर मैनशिप, ये सभी सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही दिया था, ठीक है। जितने लोगों ने बीकॉम पढ़ा होगा उनमें सेकंड ईयर में मैनेजमेंट एक बुक लगती है, ठीक है, उसमें ये थियरी आपको पूरी पढ़ाई गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये एक न्यूमेरिकल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके परीक्षा में आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसकी कंप्लीट तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अकाउंट के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को स्टॉक का मूल्य कितना था? 1 जनवरी 2020 को स्टॉक का मूल्य 70,000 रुपये था, ठीक है। और जनवरी में इसका जो स्टॉक का मूल्य हो गया वो 23,000 हो गया, ठीक है। 23,000 जनवरी में 23,000 का स्टॉक क्रय किया गया। 1 जनवरी 2020 को स्टॉक का मूल्य जो था, स्टॉक क्या होता है, मतलब कोई कंपनी किसी चीज़ का अगर व्यवसाय करती है, ठीक है, तो उसके गुड्स को ही हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 को स्टॉक का मूल्य कितना था? 7,000 था, और जनवरी में 23,000 का स्टॉक उस कंपनी ने क्या किया? खरीद लिया, क्रय किया, ठीक है, क्रय कर लिया। फिर उसी समयावधि में विक्रय की लागत, ठीक है, विक्रय की लागत 21,000 रुपये थी। मतलब उसी समयावधि, मतलब उसी समय कंपनी ने क्या किया? कुछ स्टॉक को सेल कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है, 21,000 रुपये में। तो अब टोटल पूछा जा रहा है कि 21 जनवरी 2020 को स्टॉक का मूल्य क्या था, मतलब अब कितना क्लोजिंग स्टॉक मतलब अब कितना रह गया है 31 जनवरी 2020 के डेट तक, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन है आपके 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 9,000 रुपये। आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, आपका स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक जो था वो 7,000 रुपये का था, ठीक है। और जनवरी 2020 में कुछ और स्टॉक क्रय कर लिया गया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 7,000 और 23,000 का और खरीद लिया गया। फिर स्टॉक को बेच भी दिया गया। विक्रय की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 21,000 रुपये, ठीक है, 21,000 का स्टॉक बेच दिया गया। अब 31 जनवरी 2020 के स्टॉक को आपसे पूछा जा रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है, जो नहीं बिकता है, उसका मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ये फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज स्टॉक, ठीक है, माइनस जितना बिका हुआ रहता है उसको हम माइनस कर देते हैं। ये एक फार्मूला होता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जितना आपका पहले से आपके पास है, प्लस परचेज जितना आपने खरीदा है, और माइनस जितना आपने बेच दिया है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 7,000, 23,000 माइनस 21,000, टोटल 9,000 आएगा। और यही 9,000 क्या होगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो 31 जनवरी 2020 तक आपके पास पड़ा हुआ है, मतलब किसी कंपनी के पास पड़ा हुआ है, अगर वो ऐसा लेजर तैयार करती है, ठीक है। तो 31 जनवरी 2020 को स्टॉक का जो मूल्य था वो 9,000 था। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 22, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी निम्न आय को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब धारा 22 के अनुसार शीर्षक हाउस प्रॉपर्टी को निम्न आय में शामिल नहीं किया जाता। मतलब ये सभी आपके सामने हाउस प्रॉपर्टी हैं, घर है, मकान है, बंगला है और पार्टी प्लॉट है। तो किसको आप अपने आय में शामिल नहीं करोगे? मतलब एक व्यक्ति को अगर उसकी इनकम टैक्स की गणना होगी पूरी तरीके से, उस पर टैक्स वैक्स पूरा जोड़ा जाएगा, तो कौन से ऑप्शन को चूज़ किया जाए जो उसके आय में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका राइट आंसर है पार्टी प्लॉट, ठीक है। पार्टी प्लॉट उसकी आय में शामिल नहीं किया जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, मकान संपत्तियों शीर्षकों के अंतर्गत घरों, भवनों, बंगलों, ठीक है, से प्राप्त आय को कर योग्य आय में शामिल किया जाता है, परंतु पार्टी प्लॉट को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ये धारा 22 कहती है, ठीक है। तो ये सब मैं कंप्लीट आपको पेड बैच में पढ़ाऊंगा, धारा 1, धारा 2, धारा 3, जो इंपॉर्टेंट है आपके इनकम टैक्स में, सब डिटेल वाइज क्लासेस चलेंगे, ठीक है। अभी समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का जीईएम पोर्टल किससे संबंधित है? जीईएम पोर्टल, ठीक है, ये आपके टॉपिक, ये आपके सिलेबस में है जीईएम, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन है, भारत सरकार का जीईएम पोर्टल किससे संबंधित है? टेली मेडिसिन से संबंधित है, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है, सार्वजनिक खरीद से संबंधित है, ठीक है, या आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है आपका जीएम पोर्टल? इसका राइट आंसर है, भारत सरकार का जो जीएम पोर्टल है ये सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, ई फॉर आपका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और एम फॉर आपका मार्केट प्लेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीईएम का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जीएम पोर्टल का संबंध तो आपने जान गया कि सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन देख लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। इसे भारत सरकार ने अगस्त 2016 में पेश किया था। भारत सरकार का जीईएम पोर्टल सार्वजनिक खरीद से संबंधित है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य उपयोग की ऑनलाइन खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए या
एक एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, मतलब ऑनलाइन आप कहीं पर भी बैठकर खरीदारी कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन की सुविधा को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। या राष्ट्रीय सार्वजनिक, ठीक है, खरीद पोर्टल है जो सार्वजनिक मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष स्वायत्त निकायों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद आवश्यकताओं के लिए अंतिम छोर तक समाधान प्राप्त करता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन GEM का है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य आधारित बजट, ठीक है, शून्य आधारित बजट जो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये है क्या? नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन ना होना, हर बार नए बजट की तैयारी, अनुत्पादक व्ययों में कटौती नहीं, कोई कटौती नहीं, अनंत घाटा वित्त पोषण। तो शून्य आधारित बजट है क्या? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है हर बार बजट की तैयारी। शून्य आधारित बजट क्या है? हर बार नए बजट की तैयारी, नए सिरे से बजट को तैयार करना, यही शून्य आधारित बजट है। तो शून्य आधारित बजट का निर्माण बजट बनाने का एक तरीका है जिसमें प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को उचित ठहराया जाना चाहिए। शून्य आधारित बजट निर्माण कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक टेक्निक है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार के बजट का उपयोग व्यक्तियों और परिवारों द्वारा भी किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि संसद में ही होता है हमेशा, ठीक है, हर जगह होता है, कंपनी में होता है, कोई फर्म में होता है, व्यक्ति और परिवारों में, मतलब किसी फैमिली भी शून्य आधारित बजट तैयार करती है, ठीक है। शून्य आधारित बजट निर्माण प्रबंधकों को एक कंपनी में कम लागत से निपटने में मदद करती है, ठीक है। एक फैमिली भी शून्य आधारित बजट तैयार करती है, कैसे घर को चलाना है, ठीक है, ये मुखिया तय करता है, ठीक है। तो कैसे कितने रुपए में हर पूरी महीने का खर्चा चलाना है, ये शून्य आधारित बजट है, ठीक है, और प्रबंधकों को भी इसमें लाभ मिलता है, कैसे कंपनी कम लागत से व्यवसाय करेगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, इनमें से कौन सा वेतन मद के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा, ठीक है, कर योग्य नहीं होगा। कौन सा वेतन कर योग्य नहीं होगा? सांसदों और विधायकों का वेतन पे टैक्स नहीं लगेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पे टैक्स नहीं लगेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पर टैक्स नहीं लगेगा, राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्राप्त वेतन और भत्तों पर टैक्स नहीं लगेगा। तो किसके वेतन पर टैक्स नहीं लगेगा आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार? तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है सांसद और विधायकों के वेतन पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये इनकी वेतन पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, ये आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार तय किया गया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पूरा देखेंगे पेड बैच में, तो पेड बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का लास्ट भी क्वेश्चन है कि नारा जो दिया गया था सरकार द्वारा, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कौन सी कर प्रणाली योजना को बढ़ावा देने के लिए यह नारा दिया गया था? केंद्र सरकार ने क्या, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ठीक है, केंद्र सरकार ने कौन सी कर प्रणाली मतलब टैक्स सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये नारा दिया था? आपके ऑप्शन है GST, DDT, ST या CST, ठीक है। तो आपके राइट आंसर क्या होंगे? तो राइट आंसर है GST। जी हाँ, GST को प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने क्या किया था? एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ये नारा सरकार ने दिया था, केंद्र सरकार ने, ठीक है, GST के लिए, ठीक है। GST के बारे में जान लेते हैं, GST है क्या, ठीक है। सबसे पहले भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, GST का फुल फॉर्म क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST योजना के प्रचार के लिए एक राष्ट्र एक कर एक बाजार जैसे स्लोगन का प्रयोग किया गया था। यह कराधान प्रणाली कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को आधी रात में शुरू किया गया था पूरे भारत में। और यह कराधान प्रणाली भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा कर सुधार है। और यह कर भारत सरकार द्वारा 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रभावी हुआ था पूरे भारत में, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक से मैंने इन क्वेश्चन को उठाया है, सभी पेपर से उठाया है, चाहे वो अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, इनकम टैक्स हो, ठीक है, ऑडिटिंग हो, सभी से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने EMRS अकाउंटेंट पद के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, वो पेड बैच लेना ना भूले। पेड बैच में आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट MCQ के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, PDF मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, और पूरा 6 पेपर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 40 में 40 मार्क्स लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही 40 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। पेड बैच से ज्वाइन करना ना भूले, दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।